एल्बर्ट आइंस्टाइन 20वीं सदी का सबसे बड़ा साइंटिस्ट था। उसकी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी E=mc² ने सारी दुनिया को हैरान कर दिया था। आइंस्टाइन एक फिजिसिस्ट था जिन्होंने E=mc² के अलावा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट थ्योरी और क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट जैसी मशहूर थ्योरीज बनाई, जिसकी वजह से 1922 में उसे नोबेल प्राइज दिया गया। आइंस्टाइन की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोचने और समझने की सलाहियत देखकर लोग समझते थे कि उसका दिमाग आम लोगों से कई ज्यादा मुख्तलिफ है, और इस बात का आइंस्टाइन को खुद भी अंदाजा था। इसी वजह से वो नहीं चाहते थे कि मरने के बाद उसकी बॉडी के किसी भी पार्ट पर रिसर्च की जाए, बल्कि उसकी तो ये ख्वाहिश थी कि मरने के बाद उसकी बॉडी को आग में जलाया जाए। लेकिन फिर वही हुआ जिसका आइंस्टाइन को डर था। 18 अप्रैल 1955 को प्रिंसटन हॉस्पिटल में जब आइंस्टाइन का इंतकाल हुआ तो उसकी बॉडी का पोस्टमार्टम करने के लिए जो डॉक्टर आया उसने चुपके से आइंस्टाइन का ब्रेन चुरा लिया। डॉक्टर थॉमस हार्वी प्रिंसटन हॉस्पिटल में एक पैथोलॉजिस्ट था। उसने आइंस्टाइन के ब्रेन को इस नीयत से चुराया कि उन्हें मालूम हो जाए कि आखिरकार इस ब्रेन में क्या चीज है जिसने आइंस्टाइन को इतना जीनियस बनाया। प्रिंसटन हॉस्पिटल को जब डॉक्टर थॉमस हार्वी के इस हरकत के बारे में पता चला तो उन्होंने फौरन उसे नौकरी से निकाल दिया। लेकिन डॉक्टर थॉमस हार्वी आइंस्टाइन के बेटे हेंस एल्बर्ट से ये परमिशन लेने में कामयाब हो जाता है कि वो उसके बाप के ब्रेन को स्टडी करने और उसमें छुपे हुए राजों को दुनिया के सामने लाना चाहते हैं। डॉक्टर थॉमस हार्वी आइंस्टाइन के ब्रेन को लेकर पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी के एक लैब में ले गए, जहां उसने ब्रेन की अलग अलग एंगल से कई सारी फोटोज ली और उसको 240 छोटे छोटे पीसेज में काट कर शीशे के जार्स में महफूज कर लिया। कई सालों के बाद जब डॉक्टर थॉमस हार्वी आइंस्टाइन के ब्रेन को समझने और उसको स्टडी करने पर नाकाम हुआ तो उन्होंने आइंस्टाइन के ब्रेन के अलग अलग हिस्सों को दुनिया भर के बेहतरीन न्यूरोलॉजिस्ट के पास डिटेल रिसर्च के लिए भेजा। 1955 में ब्रेन चोरी होने के अगले 45 सालों में कई स्टडीज पब्लिश की गई, जिनसे पता चला कि आइंस्टाइन का ब्रेन आम इंसान के ब्रेन से काफी डिफरेंट था। सबसे बड़ा डिफरेंस ब्रेन के कॉर्पस कैलोजम में पाया गया। ये ब्रेन का वो हिस्सा है जो ब्रेन के राइट और लेफ्ट साइड को आपस में कनेक्ट करता है। अब यहाँ हमें ये जानना जरूरी है कि इंसानी ब्रेन दो अलग अलग हिस्सों में डिवाइडेड होता है। लेफ्ट ब्रेन हमारे जिस्म के राइट वाली हिस्सों को कंट्रोल करता है, जबकि राइट ब्रेन हमारे जिस्म के लेफ्ट वाली हिस्सों को कंट्रोल करता है। इसके अलावा लेफ्ट ब्रेन इंसान के बोलने, सोचने, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने और लिखने के दौरान काम करता है, जबकि राइट ब्रेन का काम क्रिएटिविटी, आर्ट्स, इमेजिनेशन और इंसान को अलग अलग फीलिंग्स महसूस कराने की जिम्मेदारी होती है। अब सवाल ये बनता है कि इन सब में कॉर्पस कैलोजम का क्या काम है। आपने कभी न कभी ये महसूस किया होगा कि जब आप मोबाइल फोन में या कीबोर्ड पर टाइपिंग कर रहे होते हैं तो जब लेफ्ट हैंड से मिस्टेक हो जाती है तो फौरन आप उसे राइट हैंड से करेक्ट कर लेते हो। इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारे राइट ब्रेन से मिस्टेक हुआ तो उसने फौरन लेफ्ट ब्रेन को सिग्नल देकर वो मिस्टेक ठीक कराई। ब्रेन के दोनों हिस्से जिस चीज के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं उसको कॉर्पस कैलोजम कहा जाता है, और आइंस्टाइन का कॉर्पस कैलोजम आम इंसानों से कुछ ज्यादा ही बड़ा था, जिसकी वजह से आइंस्टाइन के लेफ्ट और राइट साइड के ब्रेन में बहुत स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन था और वो एक ही टाइम में काफी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स और मैथमेटिकल कैलकुलेशन सॉल्व कर सकते थे। कॉर्पस कैलोजम के अलावा आइंस्टाइन के ब्रेन का साइज एवरेज ब्रेन के साइज से काफी छोटा था, लेकिन उसकी ब्रेन में कुछ हिस्से ऐसे भी थे जो एवरेज साइज से काफी ज्यादा बड़े थे। इसका एक एग्जांपल उसके ब्रेन का पेरिटल लोब्स वाला हिस्सा था, जो एवरेज ब्रेन से 15% बड़ा था। ये ब्रेन का वो हिस्सा है जो इंसान के मैथमेटिकल एबिलिटी और क्रिएटिविटी में मदद करता है। रिसर्चर्स का मानना है कि यही वो वजह थी जिससे आइंस्टाइन स्पेस और टाइम के बारे में वो चीजें सोच सकते थे जिसे आम इंसान इमेजिन भी नहीं कर सकते। 1999 में आइंस्टाइन के ब्रेन पर एक और रिसर्च की गई, जिससे पता चला कि आइंस्टाइन के ब्रेन में ब्रेन सेल्स की तादाद आम इंसानों से कई गुना ज्यादा थी, खास तौर पर ग्लाइल सेल्स की। ग्लाइल सेल्स का काम न्यूरॉन्स और ब्रेन के सेलुलर नेटवर्क को मेंटेन और महफूज करना है। ये सेल्स अगर ब्रेन में ज्यादा हो तो ये न्यूरॉन्स की कम्युनिकेशन को बहुत तेज करता है, जिससे इंसान की सोचने और समझने की सलाहियत कई ज्यादा बढ़ जाती है। जब आइंस्टाइन के ब्रेन का वजन किया गया तो उसका वजन 1230 ग्राम था, जबकि आम इंसानों का 1400 ग्राम होता है। रिसर्चर्स का मानना है कि आइंस्टाइन के ब्रेन की लाइनिंग काफी पतली थी, जिसकी वजह से इनमें ज्यादा न्यूरॉन्स पाए जाते थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या आइंस्टाइन ऐसे ही स्पेशल ब्रेन के साथ पैदा हुए थे या इनके पैदा होने के बाद इसमें चेंजेस आई। जांच के बाद मालूम हुआ कि जब एल्बर्ट आइंस्टाइन पैदा हुआ तो वो पूरे 5 सालों तक बोल नहीं सकते थे, जबकि दूसरे बच्चे 2 या 3 सालों में बोलना शुरू कर देते। जब उन्होंने बोलना शुरू भी किया तो वो ज्यादा बोलना पसंद नहीं करते थे, बल्कि हमेशा अपनी सोचों में गुम होते थे। आइंस्टाइन के पास चीजों को मेमोराइज करने की पावर काफी कम थी, यहाँ तक कि उनको सिंपल मैथ्स के टेबल भी याद करने में मुश्किल होती थी। वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन को अपने जहन में ही प्रोसेस करने के मास्टर थे, ना कि उनको याद करके रट्टा लगाए। स्कूल लाइफ में आइंस्टाइन बाकी हर सब्जेक्ट में फेल होते थे, सिर्फ मैथ्स और साइंस में वो पास होते थे। जब आइंस्टाइन 12 साल के थे तो उनको एक ज्योमेट्री का बुक मिला, जिसे उसने पढ़कर सिर्फ एक ही दिन में अपने सारे ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए। सिर्फ 16 साल की एज में उसकी मैथ्स और साइंस पर इतनी
پکی گرفت ہو چکی تھی کہ اس نے بڑے بڑے پروفیسرز اور سائنسدانوں کو حیران کر دیا تھا۔ 26 سال کی عمر میں اس نے 4 ریسرچ پیپر پبلش کیے جس نے سائنس کی دنیا کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا، اور اسی وجہ سے اسے PhD کی ڈگری اور نوبل پرائز سے نوازا گیا۔ کئی ڈاکٹرز اور سائنٹسٹ نے یہ نتیجہ نکالا کہ آئنسٹائن کا برین ان کے پیدا ہونے کے بعد ڈیولپ ہوا، جس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ جب ان کو سوالوں کا جواب نہیں ملتا تھا تو وہ خود اپنے سوچ کی مدد سے جواب تلاش کرتے تھے۔ چھوٹی عمر میں ہی ایسا کرنے سے ان کا برین اسی حساب سے ڈیولپ ہوا۔ آج بھی آئنسٹائن کا برین امریکہ کے دی میوٹ میوزیم میں موجود ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک ضرور کرنا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔